असा नाज़रीन कराम, आज हम कुछ ऐसी बातों पर गुफ्तगू करना चाहते थे जिसका ताल्लुक इंतखाबात से था या कानूनी मामलात थे। इसलिए हमने कानून दानों को ही ज़हमत दी थी। ज़्यादातर मामलात क्या थे? मामलात ये थे कि कल इलेक्शन कमीशन ने PTI को नोटिस दिया है कि वो 15-20 दिन के अंदर इंतखाबात कराएँ। इंट्रा पार्टी उनके इलेक्शन नहीं हुए, या जो हुए हैं वो साफ़ और शफाफ नहीं हैं, या जो वो दावा करते हैं कि इलेक्शन हुए हैं उनको वो इलेक्शन तस्लीम नहीं करते, और उसके 7 दिन के अंदर वो नोटिफाई करें और तो उनको बल्ले का निशान दिया जाएगा, बल्ले का निशान नहीं दिया जाएगा। इस पर मुख्तलिफ आरा आ रही हैं। कोई कह रहे हैं हम इसको चैलेंज करेंगे, कुछ कह रहे हैं हम इलेक्शन कराएंगे, कोई कहते हैं इलेक्शन कैसे कराएं, हमारे बंदे तो रुपोश भी हैं, अंडरग्राउंड हैं मतलब, और कुछ बंदे जेल में हैं, हमारा चेयरमैन वगैरह वगैरह बहुत सी बातें इस मामले में की जा रही हैं। हम कुछ इस तरह की बातों पर ज़्यादा गुफ्तगू करना चाहते थे। कुछ और भी कानूनी मामला थे। वो इद्दत वाला केस वापस हो गया। लंदन से भी कुछ इससे कागजात दस्तावेज़ात आए जिनसे लगता था कि चेयरमैन PTI को कुछ रिलीफ शायद मिल सकता है उसके नतीजे के तौर पर। सारी ये बातें थी, कुछ हम करना चाहते थे, लेकिन जरदारी साहब ने तो कल सारी पासा ही पलट के रख दिया। ऐसा इंटरव्यू दिया है कि जो सियासी प्रोग्राम सुना नहीं करते वो भी TV के साथ जम के बैठ गए हैं और बड़े इंटरेस्ट के साथ उन्होंने इंटरव्यू सुना है। लेकिन जिस बात पर ज़्यादा जोर दिया गया, यानी कि उसकी बिलावल की जिस बात पर जोर दिया गया था वो ये था कि बाबे अब घर जाएं और हम नौजवानों को आगे आने दें। लोगों ने कहा कि बाबे से बरात उनकी शायद अपने वालिद की तरफ इशारा है। अब वालिद ने कह दिया हाँ हाँ मेरी तरफ इशारा है, क्यों नहीं। आज तो हर घर घर में लोगों को कहा जाता है कि बाबा आप नहीं जानते। बच्चे यही कहते हैं अपने बड़ों को, बाबा आप नहीं जानते। ऐसा हो सकता है, लेकिन साथ ये कह दिया बिलावल अभी ज़ेर तरबियत है। यह ज़ेर तरबियत का लफ्ज़ जो है ना, लोगों को बहुत ये चुप सा रहा है, खल सा रहा है, इसलिए कि वो तो हमारा फॉरेन मिनिस्टर रहा है। भाई आपने उसको लॉन्च कर दिया है, और फॉरेन मिनिस्टर इस वक्त मुल्क की दूसरी बड़ी गोया ओहदा था जो उसने होल्ड किया है, और आप अब भी कहते हैं कि वो ज़ेर तरबियत है। वो कहते नहीं हाँ वो ठीक है, टैलेंट उसमें मुझसे ज़्यादा है, बोलता भी मुझसे अच्छा है, सब ये बातें अपनी जगह है, मगर तजर्बा है, और तजर्बा होता है। साथ उन्होंने एक बात और लगा दी कि वो जो चेयरमैन है ना, जिसका मैं को चेयरमैन हूँ, वो तो पीपल्स पार्टी है, PPP 3 P वाली। मैं पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन 4 पीपल्स पार्टी वालों का चेयरमैन हूँ, सदर हूँ। यानी वो पार्टी जो कि इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड है। आपको याद है ना कि पाबंदी लग गई थी पीपल्स पार्टी पर, कुछ रजिस्टर नहीं हो पाई थी, तो उन्होंने पार्लियामेंटेरियन के नाम से पार्टी रजिस्टर करा ली थी। तो उन्होंने कहा कि मैं तो उसका हूँ और टिकट तो मैंने ही देना है, बिलावल को भी टिकट मैंने देना है। अच्छा, ये बात उन्होंने बड़े आराम से सीधे अंदाज में, अपने मखसूस अंदाज में कर दी। अब लोग कहने लग गए बाप बेटे में क्या लड़ाई है, क्या उन्होंने जवाब दिया है बेटे को, क्या वो बेटे की पॉलिटिक्स से मुतमईन नहीं है। और आज खबर आ गई कि बिलावल दुबई चला गया है। साथ खबर आ गई कि जरदारी साहब भी दुबई जा रहे हैं। किसी ने इंटरप्रेट कर दिया कि वो चले गया नाराज़ होकर दुबई, और ये खबर आ गई कि वो मनाने के लिए जा रहे हैं दुबई। वजाहत आई कि नहीं भाई, वो तो उनकी बहन वहाँ है, वो उनको मिलने जाते हैं, कभी कभी 2-3 दिन की छुट्टी गुजारते हैं, वापस आ जाते हैं। जरदारी साहब भी उसी प्रोग्राम शेड्यूल के तहत जाते हैं, और आमतौर पर जब ज़ाती प्रोग्राम होते हैं तो ज़्यादा तौर पर सियासी अपनी जमात को, ज़्यादा लोगों को ज़्यादा पहले इन्फॉर्म नहीं किया जाता। तो शायद इसी वजह से लोगों का ख्याल है कि ये अचानक दौरा है। बहुत सी बातें हो रही हैं, बहुत सी गुफ्तगू हो रही हैं। उन्होंने और भी बहुत से तज़किये किए हैं जिन पर बातें हो सकती हैं, उन पर भी गुफ्तगू करेंगे, मगर पहले उसी पर गुफ्तगू कर लेते हैं। हमारा सारा जो फोकस था, अगर वो चेंज हो गया है तो ये हालात की सितम ज़रीफ़ी कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, लेकिन यही सूरत हाल है जिस वक्त में दरपेश है। आज हमारे साथ स्टूडियो में तो मौजूद हैं, एक तो सलमान आबद साहब मौजूद हैं, हमारे बड़े सीनियर तजिया नगार, और उनके साथ जुल्फ़कार अली बदर साहब मौजूद हैं तो कानूनदान, लेकिन बिलावल भुट्टो के तर्जमान भी हैं। और आज इस मौजू पर तो वो हमारे बड़े काम आएंगे, आज उनसे बड़े सवालात करेंगे हम। और सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब हमेशा हमारा बड़ी मदद फरमाते हैं, वो भी हैं, कानूनदान भी हैं, और JUI के चूँकि वो रहनुमा भी हैं, इसलिए उनसे भी बहुत से सवालात पूछ सकते हैं। जिन बाबों का जिक्र किया था उनमें उनकी पार्टी के लीडर भी शामिल है, और बैरिस्टर जहांगीर जुदून साहब भी जो एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद के रह चुके हैं, वो भी हमारे साथ शामिल हो जाएंगे कुछ देर के बाद। और ये हमारा पैनल है। सलमान पे पहले मैं आपसे पूछता हूँ, इनसे नहीं पूछता हूँ, आप स्टूडियो में बैठे भी हुए हैं।
ये भी बैठे हुए वैसे तो, कि क्या ये जो जरदारी साहब का कल का बयान है कैसे देखते हैं हमारी सियासत को? देखिए, बात यह है कि पाकिस्तान की एक ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स है, कोई बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ डेमोक्रेसी और डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन के तौर पे पॉलिटिकल पार्टियाँ ऑपरेट नहीं करती हैं, और ये तमाम सियासी जमातों को अगर आप देखें एक तरह का मसला है। अच्छा, अब सियासी जमातों पे जो बुनियादी तौर पे जो डिसाइसिव पावर्स हैं वो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं। अब वो सारे 70-60s प्लस लोग हैं। बुनियादी लड़ाई ये है कि जो नौजवान क़यादत है वो ज़रा किसी और तरीके से चीज़ों को देखती है और बुज़ुर्ग एक और तरीके से देखते हैं। और जो बुज़ुर्ग हैं हमारे, वो सारी सियासी जमातों के, वो बुनियादी तौर पे किसी बड़ी लड़ाई या बड़े टकराव की सियासत के हामी नहीं रहे, अगरचे उनमें माजी में करते रहे, लेकिन अब उनको लगता है कि हमें ठहराव पैदा करना है, इस्टेब्लिशमेंट के साथ मामलात को तय करके चलना है और किसी बड़े उलझाव में अपने आप को डाले बगैर पॉलिटिक्स करनी है। जबकि नौजवान जो होते हैं वो ज़रा समझते हैं कि इस वक्त हमें पुरजोश तरीके से उन्होंने अपना पर्सनैलिटी बनानी होती है, पॉलिटिकल लीडरशिप को डेवलप करना होता है, तो वो चीज़ें हमें बिलावल में और जरदारी साहब में वक्तन और उन्होंने कहा कि अगर मैं कहूँगा कुछ रोकूंगा तो बात करने पर टैक्स तो नहीं लगता ना जी। उन्होंने बड़ा मजे की बात की, तो वो चीज़ें रोकूंगा, वो कहेगा मैं चल बाबा करो तुम सियासत, मैं नहीं करता। लेकिन एक चीज़ बड़ी वाज़ेह है, पीपल्स पार्टी में जब तक आसिफ अली जरदारी हैं वही डिसाइसिव पावर होगी, PMLN में जब तक नवाज शरीफ है वही डिसाइसिव पावर होगी, JUI में जब तक फजलुर रहमान है वही डिसाइसिव पावर होगी, इसी तरह अवामी नेशनल पार्टी में महमूद खान अचकजई में, PTI में इमरान खान ही डिसाइसिव पावर है। अब उनके मुकाबले में चाहे उनके अपने घर से कुछ लोग ऊपर आ जाए और चाहे उनकी पार्टी के अंदर से बड़े कद काट के लोग आ जाए, उनके सामने ऑप्शन यही है कि जो लीडरशिप है उसको ओन करना है और उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। तो जरदारी साहब ने बुनियादी तौर पे एक पैगाम ही दिया है और वो सिर्फ उन्होंने अपनी तरफ से पैगाम नहीं दिया है, यानी उन्होंने फजलुर रहमान का और बाकी लोगों का भी मुकदमा लड़ा है कि भाई ये जो पुराने लोग होते हैं इनको बोझ ना समझें, ये एक तजर्बा रखते हैं, ओल्ड इज गोल्ड फहम रखते हैं, तदब्बुर रखते हैं, उनको पता है किस तरह से अपने कार्ड खेलने हैं। तो आपकी जवानी और आपकी पुरजोशियत अपनी जगह, लेकिन अगर आप ये कहें कि हमें रूल आउट कर देंगे तो ये इतनी आसानी से रूल आउट होने वाली चीज़ें नहीं हैं। तो मुझे लगता है ये है कि बिलावल साहब काफ़ी अरसे से ये कोशिश कर रहे हैं, और आपको याद है उन्होंने पार्लियामेंट में तकरीर भी की थी और कहा था कि नवाज शरीफ साहब और मेरे वालिद साहब जो हैं वो रवायती सियासत से जान छुड़ाएं और हमारे लिए स्पेस रखें ताकि मैं और मरियम जो है वो एक नई तर्ज की सियासत कर सकें। लेकिन बड़ा मुश्किल है सर, ये इस तरह से चीज़ें होती नहीं है, जिस तरह से चीज़ें, और सियासत के अंदर तो जिसके पास इक़्तिदार होता है, जिसके पास ताकत होती है, उसी का सिक्का भी चलता है। तो जब तक वो जिसे कहते हैं ना कि ठीक है, जो बाप है वो बाप ने एक बतौर बाप एक पैगाम दिया है अपने बेटे को कि तुम बहुत ज़्यादा अच्छे हो, बहुत टैलेंटेड हो, बहुत शार्प हो, आगे तुम्हारा फ्यूचर है, लेकिन अभी सिर्फ आपको मेरे फैसलों के तहत ही चलना है। यही पीपल्स पार्टी की पॉलिसी, और मैं बार बार कहता रहा हूँ कि जब भी पीपल्स पार्टी को एनालिसिस करना और पीपल्स पार्टी के बारे में कोई राय बनानी हो तो आपको बिलावल से ज़्यादा आसिफ अली जरदारी को सुनना होगा, और जो आसिफ अली जरदारी कह रहे हैं वही पीपल्स पार्टी की लाइन होगी और उसी के मुताबिक पीपल्स पार्टी ऑपरेट करेगी। देखिए, आपको याद है जिस वक्त बिलावल साहब, आपके ख्याल में ये बाप बेटे का झगड़ा कोई नहीं है? नहीं, झगड़ा कोई नहीं, ये स्ट्रेटजीज के इश्यूज है, जैसे नवाज शरीफ साहब का और शहबाज शरीफ साहब का स्ट्रेटजीज का इशू आ जाता था, ये उसी तरह के इश्यूज हैं। एक जरा अपने तरीके से खेलना चाहते हैं, एक अपने तरीके से पॉलिटिक्स करना चाहते हैं। जिस वक्त अपना बिलावल बहुत ज्यादा पुरजोश होकर PDM में गए थे तो आपको याद है जरदारी साहब ने इतराज किया था और उन्होंने जो गुजरांवाला के जलसे में जो नवाज शरीफ का लबो लहजा था उसको पसंद नहीं किया था। फिर कराची के जलसे में वो नहीं शरीक हुए थे और उन्होंने कहा कि नहीं, मैं नहीं शरीक होऊंगा। तो मेरा मतलब है ये चीजें चलती हैं और पीपल्स पार्टी में अभी भी डिसाइसिव पावर जो है वो आसिफ अली जरदारी हैं। बिलावल साहब जो मर्जी कहते रहे, लेकिन ये है कि, और ये भी याद रखिए, वो जो वजीर खारजा बने हैं वो भी जरदारी साहब की मदद के साथ ही बने हैं, और आपको भी पता है कि वो वजीर खारजा कैसे मदद के साथ बने हैं, और सबको पता है उनकी मदद के लिए उनकी असिस्टेंट एक बहुत ही मजी हुई जी शहरी रहमान वजीर मामला, नहीं जी शहरी रहमान नहीं, उनके अलावा वो अपने क्या नाम था उनका, हिनार रबानी खार, बहुत से वो हमारी वजीर खारजा भी रही। बिलावल को भी देखना पड़ेगा कि पार्टी इस वक्त जरदारी साहब के पास है, ठीक बात। अच्छा जी, ये क्या सूरत हाल है? ये आज वो चले गए बाहर और हमने आज मैंने टीवी पे कई बार सुन भी रहा था, लोग अफवाहें उड़ा रहे हैं, बातें कर रहे हैं। आप तो ज़्यादा इनसाइट की बात जानते हैं, बताते हैं। ये तो लेकिन तज़किया किया है इन्होंने, वही किया मेरा ख्याल में जो पार्टी का कोई रुकन भी कर सकता है, इससे बेहतर नहीं कर सकेगा, वही बताएगा। ये
आपको क्या लगता है क्या सूरत वाला भाई? जरदारी साहब का तो अंदाज है, हम तो एंजॉय करते हैं उसके उनके अंदाज से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया अमीर साहब, आपने अपने प्रोग्राम में बुलाया। चीज़ ये है कि आसिफ अली जरदारी साहब का अच्छा इंटरव्यू था, उन्होंने अपना जो भी पर्सपेक्टिव था वो बयान किया। लेकिन एक चीज़ मैं इसमें क्लियर बता दूं कि इसमें आसिफ अली जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब दोनों एक पेज पे हैं और सेम पेज पे हैं। ठीक है, इसके अंदर कोई उनमें बाप बेटे में कोई किसी किस्म का डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो हर घर में होता है, लेकिन जैसे सलमान आबिद साहब कह रहे थे कि कोई स्ट्रेटजी का फ़र्क है, बहुत सारी चीज़ों में एक दूसरे से इख्तिलाफ राय हो सकता है, लेकिन पार्टी पॉलिटिक्स के ऊपर कोई इख्तिलाफ राय नहीं है। बिकॉज पार्टी पॉलिटिक्स के अंदर आसिफ अली जरदारी साहब बिलावल साहब को गाइड करते रहे हैं, मेंटोर करते रहे हैं, और वज़ीर ख़ारजा बनने के लिए भी उन्होंने उनको कहा और बहुत सारी चीज़ों में मुशावरत करते रहे हैं। मैंने जब से मैं थोड़ा सा बिलावल साहब को ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ और 16 माह के अंदर उन्होंने आसिफ अली जरदारी साहब से हर बात के अंदर, हर चीज़ के अंदर मुशावरत की है और उनको बेहतर तौर पे मशवरा मिला है और उनको बेहतर गाइडेंस मिली है। तो ये जो जरदारी साहब का है, देखें एक चीज़ तो बड़ी क्लियर है कि चाहे जरदारी साहब हों या कोई भी सीनियर आदमी हो, उसने जिस तरह वो हर गुजरते दिन के साथ कोई ना कोई चीज़ सीख रहा है और तजर्बे का तो कोई नेमुल बदल नहीं होता, तो इस तरह बिलावल साहब ने भी जो तजर्बा हासिल किया है वो पाकिस्तान में हर सियासतदान के पास नहीं है एज ए वज़ीर ख़ारजा, क्योंकि जो तजर्बा उन्होंने उस पोजीशन पे हासिल किया है वो सिर्फ उन्हीं के पास है। लेकिन बहुत सारी चीज़ों में एज ए पार्टी चेयरमैन उनके पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन भी है, तजर्बा भी है, और रोज़ वो नए लोगों से मिल के नए इंफॉर्मेशन नॉलेज मिलती है, वो सीखते भी हैं। तो लर्निंग इज़ अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। तो इसके ऊपर तो कोई शक है ही नहीं कि तजर्बे का कोई नेमुल बदल नहीं, और यंग एनर्जेटिक। लेकिन आजकल की नौजवान नस्ल को के पास जो आजकल दुनिया में ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, ख़ास तौर पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजी के हवाले से, और जितनी इंफॉर्मेशन सोशल मीडिया के ऊपर आती है, तो मैं समझता हूँ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं जो कि बुज़ुर्ग सियासतदानों के हाथ में नहीं है इस्तेमाल करना, जैसे सोशल मीडिया और बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जिन पे उनकी पे बहुत रवानी नहीं होती, तो उस पे यूथ का कंट्रोल है। बिकॉज पाकिस्तान के अंदर 67% ऑफ द पॉपुलेशन इज अंडर द एज ऑफ 40, और वो जो 40 की रेशो है 67% की, जिसमें नौजवान मर्द व ख़वातीन हैं, उनके पास अब जो पढ़ाई लिखाई कर गए, सोशल मीडिया से नॉलेज हासिल की, तो बहुत सारे ऐसे लोग जो घरों में बैठ के सोशल मीडिया से सीख रहे हैं और जो यूनिवर्सिटी से निकले, उनका कंपैरिजन ही आप कर सकते। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है वो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ही होता है, और उसी तरह ही है। लेकिन इसके ऊपर जो एक तज्जिया, एक पर्सपेक्टिव मुख्तलिफ चैनल पे मुख्तलिफ तज्जियाकार दे रहे हैं, हर एक का अपना पर्सपेक्टिव है। हम हर एक की जो है रिस्पेक्ट करते हैं, हम सुनते हैं, हौसला है सुनने का। लेकिन बिलावल साहब का दुबई जाना कोई ऐसी चीज़ नहीं थी कि अचानक उठ के चले गए हों, और वो प्री प्लान था, स्केजुअल था, उन्होंने जाना है और उन्होंने अगले हफ्ते के स्टार्ट में वापस आ जाना है, पीर वाले दिन वो वापस आ जाएंगे, और उसके बाद उन्होंने कोयटा जाना है 30 नवंबर को, फिर उन्होंने वहाँ पे जलसे से खिताब करना है, जो योम तसीस का फंक्शन रखा हुआ है उससे वो खिताब करेंगे। तो ये जो क्यासराइयाँ हो रही हैं मीडिया के अंदर, ये क्यासराइयाँ बहुत सारे सवालों को जन्म देते हैं, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। आपकी बात ठीक है जी। कामरान मुर्तज़ा साहब, अब ये है तो एक सियासी सवाल, लेकिन है मज़ेदार। इस पर मौलाना फजल रहमान ने भी रिएक्ट किया, आपके लीडर ने भी, और उन्होंने तो हंस के कहा कि अपने बाप के बारे में कहा होगा, बाप ने कहा कि हाँ मेरे बारे में ही कहा है। नफीसा शाह ने भी रिएक्ट किया, शायद उसने अपने बाप को, कामिल अली शाह साहब के बारे में तो बहुत अरसे से लोग कहते हैं कि बाबा बाबा उनके बारे में इस्तेमाल किया जाता रहा है। तो ये क्या सियासत में क्या ये क्या नई फजा पैदा हो गई है जी? देखिए, दोनों स्टेटमेंट्स को आपने एग्जामिन करना है तो उस माहौल को समझिए जिस माहौल में ये स्टेटमेंट दिया गया। जी जी। बिलावल साहब जो है वो कैंपेन कर रहे थे और सुबह खैबर पख्तूनख्वा के दौरे पे थे। जाहिर है कि जब कोई हमारा एज ए लीडर जो है ना वो कुछ आपको दे रहा होता है, मगर एट द सेम टाइम जो है वो लोगों से ले भी रहा होता है, कुछ कंफ्यूज भी कर रहा होता है, भले वो ख्यालात हों। तो जब उस कैंपेन के दौरान उनको कोई इस तरह की बातें मिली होंगी, मैं एक
सोच रहा हूँ कि ये ऐसा हुआ, गलत हो, मगर कुछ उस कैंपेन के दरमियान में कुछ एतराजात आए होंगे उनकी पार्टी, अपनी पार्टी के हवाले से, और इन्होंने इसी जलसे में ये बात भी कर दी। अब जब बात कर दी तो उसमें बाकियों का आना था, आ गया। किसी को बुरा लगा, किसी ने समझा कि उंगली मेरी तरफ उठाई है, मगर 2 रद्द अमल जो है ना अपनी पार्टी से आए। अपनी पार्टी से एक रद्द अमल फरसुल्ला बड़े रिस्पेक्टेबल आदमी है और उन्होंने रिजाइन कर दिया। अब उस माहौल को जरा समझिए, जहाँ पे वो थे रद्द अमल आया, पहला इमीडिएट वो फरसुल्ला बाबर का आया, और उसके बाद जो है ना वो फिर इंटरवीन करना पड़ा जरदारी साहब को, और उसके बाद अगला जो उसमें मामला हुआ वो कैंपेन छोड़ के चला जाना इनका, बिलावल साहब का। ठीक है। अब ये 3 चीजों को आप जब सामने रखेंगे तो फिर आपको बात समझ आएगी कि पार्टी के अंदर जो है उनके अपने वर्कर्स की कहीं पे ऐसी तनकीद होगी जिसको वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे होंगे, और उसमें यकीनन इस तरह की तनकीद मौजूद होगी जिसमें एस्टेब्लिशमेंट के साथ, जिसमें बूढ़े बुजुर्गों के साथ जो है ना उनके एस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुक के हवाले से या उनकी मजबूरियों के हवाले से जो वो कहीं ना कहीं पे बात हुई होगी, और उसके जवाब में जो है वो बिलावल जो है कहीं ना कहीं पे ये कह गए या ये कहने पे मजबूर हो गए। ठीक तो बात। अब जो हुए हैं तो वो उनका वो इमीडिएट रिएक्शन था उस पार्टी के अंदर के रद्द अमल का, ठीक। जिसमें उन्होंने अपने वालिदैन को भी जो है ना वो स्क्रैप कर दिया और दूसरों को भी जो है वो स्क्रैप करने की कोशिश की, मगर सबसे ज्यादा मेरा ख्याल है लास्ट अगर हुआ है तो वो पार्टी के अंदर हुआ है। फरसुल्ला बाबर साहब को मैं जानता हूँ, उनके साथ मैंने काफी सारा काम किया है सेनेट में, पिछले सेनेट में। फरसुल्ला बाबर बोले हैं, नफीसा शाह बोली हैं, क्योंकि कायम अली शाह साहब के बारे में जब वजीर आला थे उस वक्त से लतीफ़े बन रहे थे कि बहुत उम्र रसीदा हो गए हैं और उनको अभी तक चलाया जा रहा है, ऐसी बातें हो रही थी, लेकिन लोग कहते थे कि तजर्बे का कोई मोल नहीं है। आप ठीक कह रहे हैं कि पार्टी के अंदर भी ये बात। जदून साहब, ये अब कानूनी मसला तो नहीं, लेकिन जाहिर है कि आप सियासत पर भी नज़र रखते हैं। ये जो कल जरदारी साहब ने बयान दिया, इस पर क्या आपका क्या रिएक्शन है? आप क्या कहते हैं? ये नई नस्ल की लड़ाई, पुरानी नस्ल की लड़ाई, पिछले इलेक्शन में तो हमारे 70 साल के जो हमारे कायद हैं, पीटीआई के चेयरमैन हैं, उनको नौजवान नस्ल का नुमाइंदा कहा जाता था। अब बिलावल साहब उनको भी वार कर रहे हैं, अपनी क़यादत को भी कर रहे हैं, और गोया अपने सबसे बड़े हरीफ जो इसको समझ रहे हैं मुस्लिम लीग नून की क़यादत को भी कर रहे हैं, मौलाना फजल रहमान को भी कर रहे हैं। ये क्या क्या सूरत नज़र आती है आपको जी? ये असल में उन्होंने जनरली बात की है, किसी एक को तो मेरे ख्याल में टारगेट नहीं किया है। अच्छा। अपनी ये पार्टी अंदरूनी जो भी पॉलिसी होती है उनको वैसे विद इन द पार्टी ये चीज़ करनी चाहिए कि किस तरह पार्टी को आगे लेके जाना है, और पार्टी, हर एक पार्टी की अपनी पॉलिसी होती है। लेकिन एक बात थोड़ी सी कंसर्न की है कि बाज़ लोग देखे ना एक पॉलिटिकल पार्टी के अंदर बहुत टाइम गुजारते हैं लेकिन उनको आगे कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। तो पार्टी के अंदर कोई यूनिफॉर्म पॉलिसी तो लाजमी होनी चाहिए कि जी इनकी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटीज होती हैं हर पार्टी की कि किस बंदे को आगे लेके जाना है, मेरिट पे किस को नहीं आना। यहाँ पे आपको पता है पॉलिटिकल पार्टी में ना कोई प्रॉपर इलेक्शन होते हैं, ना कोई प्रॉपर डिस्कशन होती है। ये जनरली मैं बात कर रहा हूँ, ना ही कोई मतलब है जो उसका कोई ये मयार है कि ये बंदा मेरिट पे बात करता है, ये पढ़ा लिखा है, इसको आगे लेके आए। बल्कि आजकल तो ये कि जो बंदा मेरिट पे बात करे, एक इमरान साहब आपके सामने बैठे हुए हैं, तो वो कोशिश ये की दी जाती है कि इनको थोड़ा पीछे ही रखा जाए। कि वो पार्टियां असल में ना जो फेयर बात भी बंदा करता है उससे भी उनको थोड़ा सा खौफ होता है कि यार ये पता नहीं किसकी लाइन ले रहा है। हालांकि हर एक बंदे का अपना एक ज़मीर होता है, अपना एक सोच होती है, तो उसके मुताबिक जो है मेरे ख्याल में तो जो बंदा मेरिट पे बात करता है इर्रिस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल एफिलिएशन, तो वो सबसे ज़्यादा उस बंदे को अपराइट और वो समझना चाहिए, और उसकी मतलब है बजाय से उसको पीछे करें उसको आगे लाना चाहिए। बाज़ को देखें ना तनकीद, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म बाज़ को बुरा लगता है लेकिन वो हकीकत में अच्छा होता है, उससे बड़ी इन्फॉर्म रिफॉर्मेशंस होती हैं। लेकिन पॉलिटिकल पार्टी मदद के साथ ना कोई रिफॉर्म्स की स्ट्रेटेजी है, ना कोई हर एक बंदा कुर्सी के पीछे पड़ा हुआ है, कुर्सी मिल जाती है। ठीक बात है जी, कुर्सी मिलने के बाद तो बिल्कुल पार्टी को ठीक बात है जी। नाज़रीन, हम एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद हम इस बात जो आखिरी बात की गई है कि पार्टियां जो हैं वो जो हम बात करना चाह रहे थे कि पार्टियों के अंदर इलेक्शन कैसे होते हैं, उनके अंदर जमहूरियत कैसी होती है, उनके अंदर कैसे एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस होता है, और जो इलेक्शन कमीशन ने कहा है पीटीआई को कि आप अपने अंदर इलेक्शन कराएं वरना सूरत हाल ये होगी कि हम आपको बदले का निशानी देंगे, ये हमारे किस चीज़ को इंडिकेट करती है? एक वक्फे के बाद हाजिर होती हूँ।
ये नाज़रीन काम, जैसे कि मैंने कहा था कि दूसरी बात हम जिस पर करना चाहते हैं वो जो कल एक मसला नहीं है सिर्फ ये कि उन्होंने पीटीआई को कहा है कि आप इलेक्शन कराए। पार्टियों के दरमियान इलेक्शन जो होते हैं वो कैसे होते हैं जी? बाकी पार्टियों ने भी कैसे इलेक्शन कराए होंगे जी? क्या हमारे यहाँ पार्टियों के अंदर कोई जमहूरियत है जी? मान लिया जाता है कि ये पार्टी जो है फलां की पार्टी है और फलां इसके लीडर है और उसको तस्लीम कर लिया जाता है। जो इलेक्शन होते हैं कैसे होते हैं हमें पता नहीं है। क्यों सलमान आबद साहब इस पे जदून साहब ने बिल्कुल निशानदेही की है, निशानदेही की है कि पाकिस्तान की सियासी जमातों के अंदर जो है इलेक्शंस कहाँ होते हैं सर? ये तो ताहयाती वाला मामला है। अब आप देखिए ना 70 से लेके अब तक पीपल्स पार्टी जो है वो भट्टो खानदान के अंदर ही है ना जी। इसी तरह से PMLN शरीफ खानदान के अंदर ही है। JUI जो है वो मुफ्ती महमूद के खानदान के अंदर ही है। इसी तरह से महमूद खान अचकजई, इसी तरह से अवामी नेशनल पार्टी। तो फॉर्मेलिटी हिंदुस्तान में भी चल रहा है। फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए हम इलेक्शन करवाते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन करवाते कैसे हैं? बिला मुकाबला। किसी को ये स्पेस भी नहीं देते कि वो अपनी पार्टी लीडरशिप के मुकाबले में इलेक्शन लड़ सके। तो पार्टी का जो आपने कहा इंटरनल डेमोक्रेसी का मामला तो ऐसे ही है। लेकिन अब सवाल ये है कि ये अचानक इलेक्शन शेड्यूल आने से 10 दिन पहले, यानी दिसंबर के फर्स्ट वीक में इलेक्शन शेड्यूल आना है, अचानक इलेक्शन कमीशन को पता चला कि PTI का इंट्रा पार्टी इलेक्शन का मामला है। अच्छा, अब मिसाल के तौर पे अब वो कहें जी जनरल काउंसिल को बुलाएं और इजलास करें। यहाँ तो वो 2 लोग भी इकट्ठे हों तो गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। पूरी की पूरी क्या पार्टी की आदत जो है इस वक्त रुपोश है, या जेलों में है, या पार्टी छोड़ चुकी है। अब ऐसे मौके पे इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि 20 दिन के अंदर इलेक्शन नहीं होंगे, और अगर इलेक्शन होंगे तो वो कहेंगे ये प्रोसेस ट्रांसपेरेंट नहीं है, तो आपको इंतखाबी निशान बल्ला जो है वो नहीं मिलना चाहिए। यानी वो PTI को इलेक्शन से रोकना है ना, और जब आपने रोकना है तो ये तरीके इख्तियार किए जा रहे हैं। अब आप मुझे बताइए, आज से पहले कभी आपने सोचा है कि इलेक्शन कमीशन ने किसी पॉलिटिकल पार्टी के इलेक्शन को चैलेंज किया हो? इलेक्शन कमीशन कभी नहीं किया। सबको पता कैसे इलेक्शन होते हैं, जैसे आप भी कह रहे हैं, अभी जदून साहब भी कह रहे हैं। लेकिन अब यहाँ मसला जो है ना वो कोई कानूनी नुक्ता नहीं है, यहाँ तो मसला है कि एक सियासी नुक्ता है। लेकिन सियासी आमतौर पर नुक्ता कहा ये जा है रहा है कि इलेक्शन को फेयर करने के लिए सर, ये कभी आज तक कोशिश की जाएगी कि PTI इलेक्शन में शामिल हो। नहीं, वो मैं आपको बताता हूँ कोशिश क्या है। कोशिश एक ही है, इमरान खान साहब पार्टी के चेयरमैन ना हो, बस ये कोशिश है। तो इमरान खान के अपने मुकाबले में किसी को मुतबादल क़यादत के तौर पे ले आए। एक जमाने में बेनज़ीर पे भी बड़ा दबाव था कि वो अपनी जगह किसी और को नामजद कर दे। नवाज शरीफ साहब पे भी बड़ा दबाव था। जरदारी साहब ने कल कहा जी, उन्होंने भी कहा कि मुझे कहा गया कि माइनस सरदारी कर ले। ये जो माइनस वाली पॉलिटिक्स है, -1, -2, -3, देखिए ये फैसले पॉलिटिकल पार्टियों के अंदर अगर आपने रिफॉर्म्स कर दिए तो एक बात तो है जो 9 मई के मुकदमे या दूसरे मुकदमे, उसका तो कानूनी फैसला होना चाहिए। उनका तो कानूनी फैसला होना चाहिए, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जो पार्टी का इलेक्शन है, मसलन आप जनरल काउंसिल आपकी बात कैसे आ जाएगी? ठीक, उसकी बात क्या कहेंगे आपसे? एक राइवल पार्टी है आपकी, लेकिन आप एक डेमोक्रेटिक पार्टी के तौर पर क्या कहेंगे कि एक पार्टी के इलेक्शन इस वक्त तो होने शायद मुश्किल लगता है, जिस तरह के उनके लोग अंडरग्राउंड हैं या सूरत हाल है, ऐसे में कैसे वो पार्टी इलेक्शन लड़ेगी? सर, ये तो आपके सामने सूरत हाल है कि 9 मई के वाक़े में मुलव्वस बहुत सारे लोग हैं जो इस टाइम पे ओहदों पे बैठे हुए हैं। अब जब तक वो लोग आके इलेक्शन, एक काउंसिल इकट्ठी नहीं होती, इलेक्शन करवाएंगे इंट्रा पार्टी, होना तो ये कमरे की कार्रवाई है, लेकिन उनको कार्रवाई करने के लिए भी इकट्ठा होना ज़रूरी है। और मैं नहीं समझता कि वो इकट्ठे होकर ये इलेक्शन करवा सकें। और लेकिन PTI को 9 मई के वाक़े से मुलव्वस हमारे तो चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब 12 दफ़ा ये कह चुके हैं कि 9 मई से वाक़े के अलावा जितने भी लोग हैं PTI के अंदर जो सियासत करना चाहते हैं, जमहूरी सियासत करना है, उनको इलेक्शन लड़ने का हक देना चाहिए। तो हम भी ये समझते हैं कि PTI को इतना तो हक होना चाहिए कि वो अपने निशान पे इलेक्शन लड़ें, ताकि उनके ऊपर ये उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए जैसे बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ को दो के। अब पहले लेवल प्लेइंग फील्ड का है, अब तो हमने वो शिकवा करना भी छोड़ दिया, क्योंकि 1988 से लेके 2013-18 तक पीपल्स पार्टी को कभी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली, क्योंकि इलेक्शन ही कभी जेन्युइन नहीं हुए। तो इसलिए हमने तो गिला करना ही छोड़ दिया। जैसे भी इलेक्शन होंगे हम पार्टिसिपेट करेंगे, और जो भी नतीजा आएगा फिर हम उसके बाद देखेंगे कि क्या है। जी, कामरान मुर्तज़ा साहब, आप क्या कहते हैं कि ये एक क्या राय बनती है कि ये पार्टी के अंदर जो इलेक्शन होते हैं, ये बेचारी PTI ये इस वक्त इलेक्शन करा सकती है? नहीं करा सकेगी तो क्या फिर हम इलेक्शन की ओवरऑल जो इसकी दो इसकी 2-3 जहतें हैं। जी इसको 2-3 एंगल से आप एग्जामिन करिए। एक जहत तो इसकी जो है ना वो प्योर लीगल है। ठीक है, लीगल ये है कि 5 साल के दरमियानी के अंदर जो है ना आपको इलेक्शन करवाने हैं। 5 साल आपको जो है ना वो कानून ने, इलेक्शन एक्ट ने जो है ना 5 साल दिए हैं। ठीक है।
अब अगर 5 इलेक्शन एक्ट ने दिए हैं तो अगर आपने इलेक्शन वो 5 साल के अंदर करवाने थे तो उसको दुरुस्त तरीके से करवा के अपनी दाढ़ी दूसरों के हाथ में क्यों पकड़वाई आपने? ये आप जो है आपको पहले से इस हवाले से काशिश होना चाहिए। दूसरा इसका मामला बनेगा कि ये कोई पहली दफा तो नहीं हुआ। ये जब पहले नवाज शरीफ साहब को इसी तरह से जो है उनके जारी करदा टिकट जो है ना वो भी उन्होंने कहा कि वो कैंसिल कर दिए थे। ठीक है, बिल्कुल। किसी के पेपर फाइल हो गए वो ट्रीट होंगे ना कि किसी जमात के होंगे। और उस वक्त जो है ना यही पार्टी जो है वो बगलें बजाती रही खुशी से। इससे पहले पीपल्स पार्टी के साथ ऐसा हुआ, उससे पहले शायद जमात इस्लामी के साथ कभी इसी तरह से हुआ। तो ये उससे पहले इन बिटवीन जो है ना वो नेशनल पार्टी मैप थी, नेशनल अवामी पार्टी के साथ ऐसा हुआ। तो ये सब कुछ होता रहा। और बाकी जो दूसरा सेक्शन होता है पॉलिटिशियंस का वो उस वक्त खुशियों का इंतजार करता रहा है। तो ये माजी करीब में जिसको हम इस वक्त पहले तो आज के हालात को एग्जामिन कर रहे हैं मगर इसको आप ट्रैक करिए माजी करीब के साथ। तो माजी करीब में यही हजरत नवाज शरीफ के हवाले से क्या करते रहे, किस तरह से खुश रहे, किस तरह से इस मामलों में इन्वॉल्व रहे। तो अब जो है ना वो इसलिए जो है ना अगर इसमें कोई गलत भी है तो कोई दोस्त आगे आने के लिए तैयार नहीं है। वजह ये है बस सिर्फ इतना सा है कि जिसने आपको गोद से उतारा है आप जो है ना वो मचले जा रहे हैं कि मुझे गोद में उठा लो। और अगर इतना इशू है कि आपको दोबारा गोद में उठा लिया जाए तो इसके लिए जो है ना कोई आपकी हेल्प करने के लिए तैयार नहीं है ताकि आप उनकी दोबारा गोद में चढ़ जाएं और दूसरों को जूतियां मारने लगे। ठीक बात है जी जदून साहब क्या कहेंगे आप इसको? ये तो कानूनी मसला भी है, सियासी मसले के साथ साथ के इंटर पार्टी इलेक्शन का जो मामला आगे है और उसमें साथ इलेक्शन का मामला आ गया, क्या नजर आता है आपको जी? ये देखें जब 2017 का इलेक्शन एक्ट बन रहा था तो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का कंसेंसस था उस एक्ट के ऊपर और तमाम जो है उनकी मीटिंग्स होती रही हैं और उसके बाद जो है एक कंसेंसस जो इलेक्शन एक्ट था और इसके अंदर पहले जितने भी इलेक्शन लॉज थे 6, 7, 8 उनको रिपील करके एक कम्प्रिहेंसिव जो है लॉ बनाया गया। इसमें इस तरह हुआ कि जब ये लॉ बन रहा था तो जब ये पॉलिटिकल पार्टीज का इशू आया तो इलेक्शन कमीशन ने एक प्रपोजल दी कि जी आप इस तरह करें कि जो आपके इलेक्शन होते हैं इंट्रा पार्टी उसमें इलेक्शन कमीशन को सुपरवाइजरी रोल या कोई इस तरह का रोल दें। तो किसी पार्टी ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। अच्छा। उन्होंने कहा जी हम जो अपनी पार्टी के अंदर जो इलेक्शन है उसमें इलेक्शन कमीशन को सुपरवाइजरी रोल नहीं देना चाहते। ठीक। अब फिर उस तरह इलेक्शन एक्ट में जो सेक्शन 208 है, 209 है, 209 के तहत जो पार्टी का चेयरमैन होता है वो एक सर्टिफिकेट देता है जी कि हमने इलेक्शन होल्ड कराया है एज पर लॉ और ये वैलिड इलेक्शन है, वो सर्टिफिकेट जमा कराना पड़ता है इलेक्शन कमीशन में। और उसके साथ जितने भी उहदों पे इलेक्शन होता है और इलेक्शन जो होता है वो हर एक पार्टी का जो अपना आइन है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके मुताबिक होता है। वो उस पर कोई बाइंडिंग नहीं है जिस तरह वो इलेक्शन कराना चाहते हैं, जो डिजिग्नेशन रखना चाहते हैं, लेकिन जो उनका आइन है उसकी कॉपी हर एक पार्टी ने इलेक्शन कमीशन के पास जमा कराई हुई है। ठीक है। तो इलेक्शन जो है इलेक्शन कमीशन ने सिर्फ ये देखना है कि आइन के मुताबिक उन्होंने इलेक्शन आपने कराया या नहीं कराया, वो इतना भी उनका रोल है कि ये नहीं सर्टिफिकेट देना है। अदरवाइज इलेक्शन कमीशन जो है इस इलेक्शन को मेरे ख्याल में सिक्योरिटाइज नहीं कर सकता कि क्योंकि आपको पता है पॉलिटिकल पार्टी जैसा भी बात हुई है कोई भी फेयर इलेक्शन नहीं होता किसी पार्टी में, स्वाय जमात इस्लामी के थोड़ा एक्सेप्शन भी हो सकता है किसी पार्टी में कि इलेक्शन एक बकायदा पीटीआई ने इब्तिदा में कोशिश की थी जस्टिस वजीउद्दीन और जो तस्लीम साहब थे वो जो सेक्रेटरी थे इंटीरियर तस्लीम दुरानी, उन्होंने उन दोनों को हटा दिया था। तो किसी पार्टी में जो है ना उस तरह इंटर पार्टी फेयर इलेक्शन किसी में नहीं होता। तो अब इलेक्शन कमीशन इसमें यह है कि जो सेक्शन 215 है इलेक्शन एक्ट की उसमें लिखा गया है कि अगर आप इलेक्शन ठीक नहीं कराएंगे, इलेक्शन कमीशन मुतमईन नहीं होगा तो फिर अगर आप ये जमा नहीं कराएंगे सर्टिफिकेट एज पर सेक्शन 209 तो आपसे ये निशान जो है ये वापस ले जा सकते हैं। लेकिन मेरा नहीं ख्याल, ये इसको डेफिनेटली चैलेंज करेंगे हाई कोर्ट में और ये यही प्ली लेंगे कि दूसरी पार्टी में भी कागज मंगा लें जी उनसे किस तरह रवैया रखा गया और हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रही है। तो मुझे लग रहा है कि ये इनसे ये बैट का निशान हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में इनको रिलीफ मिल जाएगी, मेरा ख्याल में यही आप कहना चाह रहे हैं। एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा इस बात को आगे बढ़ाते हैं जी। एक वक्फा, वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। ये नाज़रीन हम गुफ्तगू कर रहे हैं कि जो इंतखाबात हो रहे हैं इसमें अब ये मामले जो आगे हैं, लगता है कि हमारे इलेक्शन हैं इनको साफ और शफाफ इलेक्शन तस्लीम कर दिया जाएगा। देखिए कोशिश तो यही होनी चाहिए क्योंकि पाकिस्तान की सियासी तारीख में इंतखाबात मुतनाज़ा हो जाते हैं, इसलिए बेहतर यह है कि इंतखाबात को जितना शफाफ बनाया जा सकता है वो बनाना चाहिए।
और ये कैसे बनेगा? तमाम सियासी जमातों को ऑन बोर्ड लेना पड़ेगा और जितने भी कंसर्न इस वक्त लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से आ रहे हैं उसको एड्रेस करना पड़ेगा इलेक्शन कमीशन को, क्योंकि ये इलेक्शन अगर क्रेडिबल होगा मीर साहब तो आपकी फिर आगे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इंश्योर रहेगी, अदरवाइज ये मुमकिन नहीं हो सकेगा। ठीक बात, आप क्या कहते हैं जनाब? सर, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने इस बारे में 12 दफा बात की है। उन्होंने कहा अगर पीडीएम की जमातें तमाम एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठी हो सकती हैं तो फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन के लिए भी तमाम जमातों को, पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स, पॉलिटिकल फोर्सेस तमाम को साथ होकर फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन के लिए एक स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, जिसपे जब भी इलेक्शन का रिजल्ट आए तो तमाम उस इलेक्शन के रिजल्ट को जो है एक्सेप्ट करें। अदरवाइज लेवल प्लेइंग फील्ड जैसे पहले कभी नहीं मिली तो उसी तरह इलेक्शन के ऊपर जो इतराज है वो उठता रहेगा और कोई इलेक्शन का नतीजा एक्सेप्ट करेगा, कोई नहीं करेगा। तो उसके लिए बेहतर है कि तमाम जमातों को इकट्ठा होना चाहिए। अच्छी बात है कि तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर जो है, यानी पॉलिटिकल जमातें भी और दूसरे स्टेक होल्डर भी वो मिल बैठे हैं और इसके सिलसिले में कोई लाया अमल तैयार कर। बिलावल साहब ने देखे ना, एक उन्होंने कहा भी है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, इवन सुप्रीम कोर्ट को, कि आप इंश्योर करें, गारंटी करें कि ये जो फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन होंगे इस मुल्क के अंदर, और सुप्रीम कोर्ट भी इस चीज को इंश्योर करे। ठीक बात जी। कामरान मुर्तजा साहब, आप क्या कहते हैं, इसको क्या सूरत हाल होगी? इलेक्शन के बारे में कोई शुकूक व शुबहात तो पैदा नहीं होंगे? देखिए, बीए के डेमोक्रेट जो है ना, इस बात पे कोई एतराज नहीं है कि जिसको कानून है उसको इलेक्शन लड़ना चाहिए और किसी पार्टी के रास्ते में जो है बेजा हर्डल्स क्रिएट नहीं करना चाहिए। ठीक है। कानून के मुताबिक अगर कोई शख्स इलेक्शन लड़ने का अहल है तो उसको इजाजत होनी चाहिए, और अगर अहल को इजाजत नहीं होनी चाहिए, और ये असूल जो है इस मुल्क में अब ना लेना चाहिए। ठीक है, दस्तूर को और उसके बाद उसकी लेजिस्लेशन को मजबूती से पकड़े रखें, यही हमारे मसाइल का फिल वक्त हल है। ठीक बात जी। जदून साहब, आप क्या कहते हैं इस हवाले से? इलेक्शन नजर आते हैं आपको? फिर नहीं, इलेक्शन देखे ना, जिम्मेदारी अभी ये कह रहे थे सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी इलेक्शन एज सच नहीं है। इलेक्शन जो कॉन्स्टिट्यूशन ने जो अख्तियार दिया है वो इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि इलेक्शन ट्रांसपेरेंट हो, फेयर हो, एज पर लॉ हो। अगर इलेक्शन कमीशन नहीं कराता इलेक्शन फेयर तो कोई भी पार्टी जिसको डिस्क्रिमिनेशन है या जिसको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिलता तो वो उसका राइट बनता है, वो हाई कोर्ट में भी जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकता है, और विद मटीरियल विद सब्सटेंशियल एविडेंस के जी ये वजूहत है हमें इलेक्शन के लिए प्रॉपर जो है फील्ड जो है लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो नहीं मिल रही। तो इसमें देखें, आप मीडिया पे बात करते रहे, कुछ भी नहीं होता। अब ये जिस तरह चीजें सामने है, इन चीजों की एविडेंस लेके कोई भी पार्टी अगर उसको शुकूक व शुबहात है, देखें इलेक्शन जब तक फेयर ट्रांसपेरेंट नहीं होंगे इस मुल्क के अंदर मसले नहीं हल होते और मसले बढ़ जाएंगे। अगर इन केस किसी एक पार्टी की चलो कोलिशन गवर्नमेंट आती है या एक पार्टी की आती है, अब दूसरी पार्टियां जो है जो पोजीशन में आएंगी वो इलेक्शन पे पहले दिन ही अगर क्वेश्चन उठा देती हैं तो फिर बड़े प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएंगे। फिर वो मतलब एक गवर्नमेंट को स्मूथ सेलिंग देनी जो है वो मुश्किल हो जाएगी। जिस तरह पहले आपने देखा 2018 में आरटीएस बिठाया गया, एक पार्टी को लाया गया। तो अगर इस तरह मतलब या तो पार्टियों को ओपनली आगे एक्सेप्ट करें जी कि हम फेयर इलेक्शन चाहते हैं, हम किसी की मतलब स्पोर्ट्स इलेक्शन में आना नहीं चाहते। जो भी लोग जिसको इलेक्ट करें ना, आपका आइन का प्रियम्बल ये कहता है कि जिसको लोग इलेक्ट करें, चोजन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल है। पीपल का जब समझ नहीं आ रही कि आप पीपल तो वोट देते हैं तो फिर उनकी वोट काउंट भी होनी चाहिए ना। ठीक बात है। जिस और उनको प्रॉपर मौका देना चाहिए, ये मेरा फंडामेंटल राइट है, ये आपका फंडामेंटल राइट है कि हम वोट कास्ट करें और हमारी वोट जिसको हम कास्ट करें उसी के हक में निकले। ठीक। तो अगर इसको अगर बैलेट पेपर पे कोई किसी ने डाका डालने की कोशिश की या उसको देखे ना, प्री पोल और पोस्ट पोल, प्री पोल में भी है कि अगर आप कैंपेन की किसी इजाजत नहीं है इसका मतलब इसको डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। जिन्होंने किया है उन्होंने गलती की है, उनको अपनी गलती माननी चाहिए। इधर सबसे बड़ा अलमिया ये है कि जो बंदा गलती करता है, जो बिठाते हैं सिस्टम को फिर आगे चलते हैं, वो नहीं मानते गलती, तो दूसरे जब आते हैं फिर वो भी। ठीक बात जनाब, बिल्कुल ठीक बात। बस काम चल रहा है। एक वक्फा मुझे लेना पड़ रहा है जी, वक्फे के बाद इस बहस को कंक्लूड करने की कोशिश करते हैं। देखते हैं कि इस वक्त मुल्क में जो भी सियासी फजा पैदा हुई है, जो भी जमहूरी कल्चर पैदा हो रहा है, जो भी हमारी मईशत के साथ बारे में कहा जा रहा है, बल्कि हमारी कोर कमांडर्स ने, फॉर्मेशन कमांडर्स को कहा है कि पॉजिटिव साइंस आ रहे हैं, लोगों के अंदर जो मायूसी थी वो कुछ कम हुई है और पॉजिटिव साइन आ रहे हैं। उन्होंने भी सर्वे किया होगा, उन्होंने भी तज्जिया किया होगा, उन्होंने भी जायजा लिया होगा। हमारी स्टॉक मार्केट भी बढ़ रही है और भी डॉलर की कीमत भी काबू में आ रही है। तो क्या हम सचमुच सही डायरेक्शन पर जा रहे हैं? ज़ाहिर है कि मुआशी इस्तेहकाम का ताल्लुक सियासी इस्तेहकाम से भी है। क्या हम इस सियासी इस्तेहकाम की तरफ बढ़ रहे हैं? एक वक्फे के बाद हाजिर होते हैं।
अपना बदर साहब क्या कहेंगे आप इस वक्त के मईशत के बारे में? कहते हैं हालात कुछ बेहतर हो रहे हैं, हमारे फॉर्मेशन कमांडर्स ने भी कहा है और स्टॉक मार्केट भी बता रही है, डॉलर कीमत बता रही है, IMF भी कह रहा है कि पैसे दे रहे हैं आपको, कुछ कर रहा है। लेकिन लाजमी बात है कि अगर इसे कंटिन्यू करना है तो सियासी और जमहूरी इस्तेहकाम भी ज़रूरी है। आता नज़र आ रहा है आपको? देखिए, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के साथ ही इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के साथ ही पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, ये दोनों आपस में जो है ना को ज्वाइंट्स है। आप इनके बगैर, एक दूसरे के बगैर समझे कि एक स्टेबल ना और दूसरा स्टेबल हो जाए, मुमकिन नहीं है। इस मुल्क ने अगर तरक्की करनी है तो इस मुल्क के तमाम स्टेक होल्डर्स को, पॉलिटिकल फोर्सेस को इन दोनों स्टेबिलिटीज के ऊपर काम करना है। बिल्कुल पहले से बेहतरी आई है, लेकिन आम आवाम तक जो ये महंगाई पिछले दौर में बढ़ी है, उससे पिछले दौर में बढ़ी है, तो ये बेसिकली अवाम पिसे हुए है। इस अवाम को रिलीफ मिलने के लिए 2, 3, 4 ऐसे स्टेप्स हैं जो कि लेने की जरूरत है। एक तो लोगों को जैसे बैंक फैसिलिटी देता है क्रेडिट कार्ड की, और क्रेडिट कार्ड के ऊपर फैसिलिटी मिलती है एक साल के लिए 0 इंस्टॉलमेंट पे, कि आप फ़ोन ले लें, वॉशिंग मशीन ले लें, टेलीविज़न ले लें, फ्रिज ले लें। इस तरह आपको सोलर की जो पैनल्स लगाने की घरों में, छोटे घरों की फैसिलिटी मिलनी चाहिए। दूसरा, ईरान गैस पाइपलाइन जो है, उससे आपको हाउस होल्ड को वो उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना चाहिए। टापी गैस पाइपलाइन को पूरा करना चाहिए। उसके करने से आपका हाउस होल्ड और इंडस्ट्री दोनों को सस्ती गैस मिलेगी, बिजली सस्ती बनेगी, आपका प्रोडक्ट कंपेटिटिव बनेगा, एक्सपोर्ट बढ़ेगी, फॉरेन रेमिटेंस आएगी, आपका मुल्क इकोनॉमिकली बेहतर पोजीशन में आ जाएगा। अल्लाह करे कि मुल्क के हालात ऐसे हो और इंटरनेट और स्मगलिंग जो रोकी है, मैं समझता हूँ स्मगलिंग को कंटिन्यू करना चाहिए। डॉलर का और जो चीजों की स्मगल होके बाहर से आती हैं या यहाँ से जाती हैं, उसको कंटिन्यू करना चाहिए। जी जदून साहब, आप क्या कहेंगे? नजर आता है आपको हम जमहूरियत के चल रहे हैं, जो माशी इस्तेहकाम है, इसको हम कंटिन्यू कर सकेंगे? ये देखें, ये वाला जो माशी इस्तेकाम है, एक तो केयर टेकर गवर्नमेंट है, दूसरा पीछे से आपको पता है जो एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट है उस वजह से, लेकिन इस तरह मामलात हल नहीं होते। वो मामलात देखें ना, एक सस्टेनेबल सिस्टम आपको इकोनॉमी की चाहिए। 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए एक चीज ठीक हो जाती है, फिर वही काम हो जाता है। तो इस तरह तो आपको पता है पिछले 76 ईयर में ही काम चलता रहा है। तो मेरी अपनी पर्सनल ओपिनियन है, तमाम जो पोलिटिकल पार्टीज हैं, इनको चार्टर ऑफ इकोनॉमी पे सारी पार्टियों के जो इकोनॉमिस्ट हैं, जो जानते हैं, जो टेक्निकल, इनको एग्री करना चाहिए जी। इनको बैठ के कहें जी, जिस पार्टी की भी हुकूमत आए, ये वाला एक चार्टर है, इसमें ये इस तरह से ये पूरी पार्टियों की इनपुट हो। जी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल आपकी बात, वक्त बहुत कम है हमारे पास। जदून साहब, कामरान मुर्तज़ा साहब, आप क्या कहेंगे? हम आपको ऐसी मंजिल की तरफ बढ़ते दिखाई देते हैं कि हमारी जो हमने कुछ थोड़ी बहुत ही इकोनॉमिक स्टेबिलिटी तो नहीं कहता, कुछ बेहतरी हासिल की है, इसमें बेहतरी, मजीद बेहतरी आएगी? नहीं, सियासी बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। उसकी वजह मैं बता देता हूँ। अगर आप सरमायाकारों को बुलवा के और जबरदस्ती उनको बिठा के और उसके बाद आए और उनसे 2 मिनट मिले और उनको कहें कि जी डॉलर का रेट मैंने यहाँ पे देखना है और बाकी चीजें पे देखनी है, और उसके बाद वो मीटिंग बर्खास्त 2-3 मिनट के बाद, तो ये एक कम हो सकती है फिल वक्त, मगर इससे अगर आप स्टेबिलिटी लाएंगे तो ये मुमकिन नहीं है। ठीक है, आप इस वक्त दिखा सकते हैं लोगों को $80 जो है ना 335 से 287 पे आ गया, ये मुमकिन है, मगर ये अल्टीमेट नहीं है। अल्टीमेट ये है जब माहौल पैदा करे। माहौल उस तरह से होता है जैसे परिंदों के लिए माहौल होता है और वो एक जगह पे आके बैठ जाते हैं, उनको डर नहीं होता। तो यहाँ पे क्या सरमायादार जो है वो आपका आके पाकिस्तान के मैदान में उन परिंदों की तरह पसंद करता है? आंसर है कि नहीं। वो माहौल बनाना चाहिए, उसमें करप्शन बहुत शुक्रिया जदून साहब से कुछ कहना चाहते हैं? अगर एक फिक्रे में कहना चाहें तो कह लें। तो बहुत कम कह रहा था कि इसको मिलकर जब तक सारी पार्टियां एक चीज पे एग्री नहीं होंगी तब तक बहुत मुश्किल है, क्योंकि बिल्कुल बदर साहब यही कह रहे थे, पीछे आती है वो उसको डीरेल कर देती है। ठीक, सबसे ज्यादा जरूरी इसके अंदर है कि ये एक इलेक्टेड गवर्नमेंट आए और इलेक्टेड गवर्नमेंट इलेक्शन के बाद आए और वो आके लोगों के लिए मसाइल ताकि सस्टेनेबल मामला हो। कंसेंसस सस्टेनेबल मामला इसी तरह हो सकता है, कंसेंसस हो तमाम पार्टियों के दरमियान, और कंसेंसस के लिए जरूरी है कि सियासी इस्तेहकाम पैदा हो, और सियासी इस्तेहकाम ऐसे ही पैदा हो सकता है कि जमहूरी अमल जो चल निकला है वो बड़ा साफ और शफाफ हो, यानी इंतखाबात पर सबका एतबार हो। इजाजत चाहता हूँ, अल्लाह हाफिज।